नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। मॉर्निंग प्राइम टाइम हमारा जो पावर पैक शो है नया सवेरा। मैं हूं आंचल, हम उसे लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मुकुल और हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है कि आत्मनिर्भर होते हुए भारत की जो आर्थिक विकास की एक बेहतरीन तस्वीर है वो इस मंच से हम करें साझा। जी बिल्कुल, और उस तस्वीर में आज खासतौर से हम बात करेंगे भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हो गया, क्या उसमें खास है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री के अहम दौरे को लेकर, जो मलेशिया का उनका दौरा है, तमाम खबरें होंगी उनसे आपको रूबरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील का फ्रेमवर्क आया सामने। भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% करेगा अमेरिका। भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन का खुलेगा अमेरिकी बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मलेशिया के लिए होंगे रवाना। अपने समकक्ष के साथ करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय और टॉप बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे पीएम। इस्लामाबाद में मस्जिद पर आत्मघाती हमले की भारत ने की कड़ी निंदा। कहा, अपनी समस्याओं को गंभीरता से ले पड़ोसी देश। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। करीब 35 साल पुराने केस में जमानत रद्द होने के बाद देर रात हुई गिरफ्तारी। समर्थकों ने किया हंगामा। और खेल की खबरों में अंडर 19 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी इंग्लिश टीम। अब T20 विश्व कप की बारी। आज भारत और अमेरिका होंगे आमने सामने। तो भले ही खेल के मैदान पर भारत और अमेरिका आमने सामने हो, लेकिन आपको बता दें भारत और अमेरिका के बीच अगर खासतौर से बात की जाए ट्रेड डील को लेकर, अलग अलग जो शर्तें हैं वो लगभग पूरी होती नजर आ रही हैं। क्या जो फ्रेमवर्क है, जो रूपरेखा है, वो जो तैयार हुई है वो अब सामने है हमारे। आपको हम बताएंगे कैसे दोनों देशों ने अंतरिम फ्रेमवर्क जो है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत टैरिफ कम किए जाएंगे और साथ ही ऊर्जा साझेदारी नई तरीके से अब तैयार होगी और आर्थिक सहयोग जो है और गहरा होगा, यानी बढ़ता हुआ नजर आएगा, ताकि दोनों देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन को व्यवस्थित कर सकें। तो आइए जरा समझ लेते हैं कि कैसे जो हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार खुलेगा। यानी ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार के खुलने का मतलब ये है कि कैसे एक्सपोर्ट में एक भारी उछाल आएगा और इसकी वजह से MSME, किसान और जो मछुआरे हैं वो इस पूरे समझौते के प्रमुख लाभार्थी। अब इसमें महिलाएं और युवाओं को बेहतरीन अवसर मिलेंगे जब हम रोजगार की बात करते हैं। और भारतीय उत्पादों पर जो एक रेसिप्रोकल टैरिफ 18% तक लगाया जा रहा था वो भी घटेगा। तो इस लिहाज से आप समझिए कि ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया है इसकी हालांकि अंतिम प्रक्रिया भी बाकी है। अब इसमें हम अगर टेक्सटाइल सेक्टर को जोड़ ले, लेदर फुटवेयर को जोड़ ले, ये एक ऐसा बड़ा बाजार है जिसको बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिलने वाला है। और वहीं प्लास्टिक और रबर के उत्पादों की अगर बात की जाए तो अमेरिकी बाजार में वहां बढ़त होगी और ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, हालांकि इसकी ये रूपरेखा है, अभी बहुत जो चरणबद्ध तरीके से इसे सामने लाया जा रहा है, उस लिहाज से ये बड़ा नींव का पत्थर साबित बिल्कुल। और इसके साथ ही जो हस्तशिल्प या चयनित मशीनरी निर्यात है उसको और मजबूती इसके जरिए मिलेगी। जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें तो अमेरिकी टैरिफ पर शून्य होंगे। रत्न और आभूषण पर अमेरिकी टैरिफ शून्य होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा लाभ इसके जरिए मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी विमान और विमान पुर्जों पर अमेरिकी टैरिफ शून्य होंगे। सेक्शन 232 के तहत जो विमान पुर्जे हैं उन पर विशेष छूट का प्रावधान है, जिस वजह से वो शून्य होता हुआ नजर आएगा। ऑटो पार्ट्स की अगर बात की जाए तो उस पर टैरिफ रेट कोटा लागू होगा। इसके अलावा जेनरिक दवाओं पर नेगोशिएटेड आउटकम्स से निर्यात लाभ भी मिलेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेक इन इंडिया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पाद पूरी तरह संरक्षित होंगे। इसीलिए जो मक्का, गेहूं, चावल, सोया है उस पर कोई टैरिफ रियायत नहीं है। और अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें तो दूध, पनीर, पोल्ट्री और मांस उत्पाद सुरक्षित रहेंगे, जो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। एथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियों पर संरक्षण बरकरार है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि किसानों के हित और ग्रामीण आजीविका पूरी तरह
सुरक्षित है। भारत और अमेरिका आर्थिक सहयोग को और गहरा करेंगे। इसमें जब हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं निवेश की, जो एक सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, उस पर एक साझा फोकस नजर आएगा दोनों देशों का। और वहीं जब हम सतत विकास की बात करते हैं, जिसमें समावेशी विकास के साथ साथ दोनों देशों की प्रतिबद्धता ये है कि कैसे विकसित भारत के लक्ष्य में, अगर हम इस पूरे फ्रेमवर्क को देखें, ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो खैर, ये तो एक लब्बो लुबाब था कि जिस तरह से अंतरिम फ्रेमवर्क तैयार किया गया, लेकिन सेक्टोरली अगर जो तमाम सेक्टर्स हैं कि किन सेक्टर्स को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये अंतरिम फ्रेमवर्क किस तरह से समझाता है, ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका की ओर से प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या रही। तो इसमें आप देखिए कि 18% जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लागू है। समझौते के सफल होने पर कई क्षेत्रों में टैरिफ हटाने का प्रावधान है। अब इसमें जो तमाम सेक्टर्स हैं जहां राहत मिलने की उम्मीद है, वो जेम्स और डायमंड्स हैं। आप इसमें एयर स्पेस यानी कि एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ स्टील, एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए और कॉपर के इस पूरे क्षेत्र में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। और खासतौर से जो भारतीय ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी एक विशेष टैरिफ कोटा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और भारत की जो प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएंगी। अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों पर जो टैरिफ है वो कम रहेगा। अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों को भारतीय बाजारों में ज़्यादा पहुंच जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं उसी वजह से अगर देखा जाए, फिर चाहे हम अलग अलग जब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वो तमाम क्षेत्र इससे किस तरीके से लाभान्वित होते हुए हम देख सकेंगे। क्योंकि लगातार इस पर बातचीत चल रही थी कि किस तरीके से जो दोनों देश हैं वो एक साझेदारी जो है उसको और कैसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की बात की जाए, MSMEs की बात की जाए, वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हुए आंचल नजर आएंगे यहाँ पर। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो दोनों देश, कई ऐसे जो ये तमाम क्षेत्र हैं, इसमें जो द्विपक्षीय व्यापार है अगर वो बढ़ता है तो ये दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब हम इस अंतरिम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसमें कैसे किसानों के हितों का भी ख्याल रखा गया है, जो कहीं ना कहीं लगातार ये बात सामने आ रही थी। और इस फ्रेमवर्क में जब हम इन तमाम पॉइंटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के इंजन माने जाते हैं और उस लिहाज से आपकी आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस फ्रेमवर्क पर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें सोशल मीडिया पर कही हैं। आइए आपको वो भी समझाते हैं कि आखिरकार क्या कहा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौता जो है उसका फ्रेमवर्क तैयार किया। अब इसमें भारतीय जो निर्यातक है, खासकर MSMEs, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र और परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशाल बाजार अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, विमान के पुर्जे सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियां, मांस सहित संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। ये समझौता भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, जो हमारे लोगों और व्यवसायों के लिए स्थायी विकास के प्रति अगर देखा जाए तो साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं इसमें। और कैसे $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार जब खुलेगा तो ये MSMEs और एक्सपोर्ट्स के लिहाज से एक बड़ा युगांतकारी बदलाव होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, तो आज की सुबह एक बहुत ही सकारात्मक पहलू लेकर आई है। जब हम अंतरिम फ्रेमवर्क तैयार करने की बात करते हैं, ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर?
बिल्कुल लगातार अगर हम देखें तो भारत अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो एफटीएस पर जो फोकस करता आया है, ये नवा विकसित देश है जिसके साथ ये ट्रेड डील को फाइनल करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। शुक्रवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं ट्रंप प्रशासन ने। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, और इस संयुक्त वक्तव्य के जारी होने के बाद सबसे बड़ा असर तो यही होगा कि जो 50% का जो टैरिफ था भारतीय निर्यात पर, उसको घटा करके अब 18% कर दिया गया है। इसी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनको प्रेफरेंशियल टैरिफ के तौर पर सबसे कम टैरिफ वाले देशों में देखा जा सकता है। भारत के अलावा केवल जापान, यूके जो कि उसके एलाई माने जाते हैं, दक्षिण कोरिया ही कुछ ऐसे देश हैं जिन पर सबसे कम टैरिफ है। भारत को फ़ायदा होगा उन कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, जहां पर उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वियतनाम और बांग्लादेश जैसे, जिन पर अमेरिका ने भारत की अपेक्षा ज़्यादा टैरिफ लगाया है। यानी अब अमेरिका के बाज़ारों में भारतीय जो सामान है वो सस्ते होंगे और उनको कम्पीट करने में मदद मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि दोनों ही देशों ने रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो नियम हैं उनको तय करने का फैसला लिया है, उस पर सहमति बन गई है। यानी इस डील का फ़ायदा अमेरिका और भारत के ही निर्यातकों को होगा, किसी तीसरे देश को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिका में कोई देश सामान भेजता है और वहाँ से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है भारत को, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। केवल अमेरिका में ही बने जो सामान है या भारत में बने सामान अमेरिका में जाएंगे, कि कोई तीसरा देश इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक बड़ी बात यह भी है कि अगले 5 वर्षों में भारत ने $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। ये भारत को एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक बड़े लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे। इन्वेस्टमेंट भले ही आपको बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरे आईसीटी सेक्टर पर, उस पर काफ़ी बेहतर असर पड़ने की, सकारात्मक असर पड़ने की संभावना। और आगे चलते हुए जिस तरह से हमने $1 ट्रिलियन के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, $1 ट्रिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट्स का 2030 तक लक्ष्य बनाया है, और इसमें जो ये ट्रेड डील है वो बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अजय, लेकिन सेक्टर वाइज अगर हम देखें, क्योंकि लगातार सरकार की जो प्रतिबद्धता रही वो किसानों के कल्याण को लेकर हमने अक्सर देखा है, प्रधानमंत्री हर एक मंच से इस बात को सामने रखते आए हैं। अब जब दोनों देशों के बीच जो खासतौर से डील है उसका फ्रेमवर्क हमने देखा है, कैसे किसानों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारत ने जितने भी मुक्त व्यापार समझौते किए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात को सबसे ऊपर रखा है कि भारत किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि 54% लोग केवल कृषि पर आधारित हैं यहाँ पर, और सीधे तौर पर वो जो प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको किसी भी तरह का कंपटीशन का सामना न करना पड़े। यानी कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर जिसके भी साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं, वो डंप न कर पाए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, जिससे कि हमारे जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनको किसी भी तरह का कीमतों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े। कुछ प्रोसेस्ड फूड हैं, फ्रूट्स हैं जो हमारे देश में नहीं मिलते हैं, मिसाल के तौर पर एवोकाडो जैसे फ्रूट्स जो कि केवल वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ही पाए जाते हैं, तो वहाँ से चूँकि कंज्यूमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस मिल पाए और वहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएँ, हम लोग इंपोर्ट कर पाएँ प्रोसेस्ड फूड और कुछ फ्रूट्स जो हम खुद उत्पादन नहीं करते हैं, उसको थोड़ी सी तरजीह दी गई है। तो स्पष्ट तौर पर जो भारत है उसका रुख यही है कि प्राथमिकता सबसे बड़ी यही है कि किसानों और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको संरक्षण दिया जाए, और किसी भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स को इसीलिए अनुमति नहीं दी गई है, कोई कंसेशन नहीं दिया गया है, किसी भी तरह के ग्रेन्स को कोई कंसेशन नहीं दिया गया है। हाँ, जहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, मिसाल के तौर पर दलहन और तिलहन, जहाँ पर हमारी उत्पादन क्षमता कम है, हम अपने देश में जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बाहर से आयात करते हैं, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए। अफ्रीकन कंट्रीज़ से, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से और अमेरिका से हम कुछ ऐसे उत्पादों का आयात करते हुए दिखाई देंगे जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कम है। तो कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं दोनों इकोनॉमीज़ में, और कोशिश ये की जा रही है कि इसका फ़ायदा दोनों तरफ के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको बढ़ाने में मदद की जाए। भारत के किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों पर पूरी तरह से संरक्षण के नियम लागू हैं, और किसी भी तरह का कंसेशन अमेरिका या किसी भी देश को नहीं दिया गया है। और ऐसे में अजय, हम जानते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस वक्त बिगड़ा हुआ है, और ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन को सुदृढ़ बनाने के लिए ये डील कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है?
तो स्पष्ट तौर पर इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करने के लिए दोनों ही देश मिलकर के काम करेंगे। 6 महीनों में समीक्षा की जाएगी। एक दूसरे के देशों में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है टैरिफ को लेकर के, तो बैठ करके इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों का अधिकार होगा केस बाय केस बेसिस पे, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है कि आपको टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में सप्लाईज को लेकर के, तो उसमें वो छूट होगी दोनों ही देशों में। ये स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है। सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए पूरी दुनिया बहुत ही सजग है इस बात को लेकर के किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े, और यही वजह है कि जो चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो जिसकी अभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग यूएस में संपन्न हुई है, और चाहे वो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज की बात हो, भारत की कोशिश है और भारत समेत तमाम देशों की ये कोशिश है कि जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करके रखा जाए, एक ही स्रोत पर निर्भर न रहा जाए। और इसीलिए सभी देश अपने एक्सपोर्ट बास्केट में अपने सप्लाई चेन बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हुए हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए दोनों ही एक साथ मिलकर के काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरीके से अजय, अगर जब एमएसएमईज़ की बात करते हैं, क्योंकि एक ग्रोथ इंजन के तौर पर हमने देखा है एमएसएमईज़ को किस तरीके से सरकार ने बढ़ावा दिया है, अब जब यहाँ ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आया है उसके ज़रिए भी हम कह सकते हैं कि वो फोकस अभी भी है सरकार का। बिल्कुल सही बात है। मिसाल के तौर पर केवल अगर आप एक टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें जिसमें एमएसएमईज़ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो हम पूरे यूएस का केवल 3% मार्केट को कैप्चर कर पाए हैं। यूरोपियन यूनियन में भी हमारी स्थिति वही है। तो केवल अगर हम इस सेक्टर को देखें तो ये अगले कुछ वर्षों में 10 गुना बढ़ने की क्षमता रखता है। तो सोचिए कि केवल एक टेक्सटाइल सेक्टर में ही हम कितने बड़े जॉब पोटेंशियल की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, कुछ इंजीनियरिंग पार्ट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले, गुजरात के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर में आती हैं और ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाती हैं, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट बनाती हैं। अजय आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री का भी प्रतिक्रिया जो है जो इस तरह से इस पूरे अंतरिम फ्रेमवर्क पर आया है वो अपने दर्शकों को बताएं। प्रधानमंत्री का साफ तौर पर मानना है कि ये भारत और अमेरिका के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि 2 महान देश अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमत हुए। बड़ा बयान प्रधानमंत्री के द्वारा, और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री ने उनकी प्रतिबद्धता के लिए बड़ी बधाई दी है। जिस तरह से इस फ्रेमवर्क की तैयारी पर अंतिम मुहर लगी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पूरा फ्रेमवर्क है ये हमारे बीच के विश्वास और इसकी गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे फ्रेमवर्क से, यानी कि अगर जब हम इस डील की बात करते हैं कि कैसे मेक इन इंडिया के जरिए नए जो विकल्प है, नए मौके हैं, उनके दरवाजे खुलेंगे, और खास तौर पर जो एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमईज है, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, मछुआरे हैं, उन सभी के लिए एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जाएगा, जिसमें महिलाएं और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके लिए भारत जाना जाता है, युवा, वो भी तैयार है। तो बिल्कुल इस बीच एक बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने बताया कि कैसे जो 2 महान देश हैं वो अंतरिम व्यापार की पूरी तरीके से प्रतिबद्धता उनकी नजर आ रही है, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई भी दी है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो अवसर है उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, कैसे किसान उद्यमियों के लिए जो नए अवसर हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे, स्टार्टअप इनोवेटर्स और जो मछुआरे हैं उनको किस तरह का लाभ मिलेगा, लगातार आपको हम ये बता रहे थे, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ ही किस तरीके से मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी इसके जरिए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया है। तो एक बड़ी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई है। आज सुबह की बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है उसकी और ये हम जारी की गई है कि नया सवेरा में जिस तरह से हम उगते हुए सूरज की बात करते हैं, भारत के लिए एक नई शुरुआत, जब हम दोनों देशों के अंतरिम समझौते पर जिस तरह से सहमति बनी है, इस पर प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे हम इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे, और जिसका जिक्र अभी अजय भी कर रहे थे और हम भी, कि कैसे ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये ग्लोबल सप्लाई चेन को और रिजिलियंट बनाएगा। और जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे थे अजय, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को परिलक्षित करने के लिए ये डील अपने आप में बहुत युगांतकारी साबित होगी आने वाले समय में। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त भारत के लिए है अपने वर्कफोर्स को स्किल्ड करना, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भारत लेकर के आना, और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हार्नेस करना। यूएस के साथ समझौता करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आईसीटी के क्षेत्र में, जो एआई के क्षेत्र में अमेरिका ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उनको भी एक बहुत बड़े बाज़ार की ज़रूरत है। 1.4 बिलियन लोगों के बड़े बाज़ार को अमेरिका क्या कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि जब इस इंटरिम ट्रेड डील पर बात
बन रही थी तो उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि इंडिया इज़ अ बिग डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ बिग मार्केट एंड वी कैन नॉट इग्नोर देम। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ से टेक्नोलॉजी आए, यूएस से जो आईसीटी में हम लोग लगातार सहयोग की बात कर रहे हैं। तो आगे जाते हुए आप देखेंगे कि डेटा सेंटर्स में एक बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े प्लांट्स आपको लगते हुए दिखाई देंगे, जो आपके जीपीयूज़ हैं वो बड़ी संख्या में लगते हुए दिखाई देंगे। और इन सब के लिए इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत एनर्जी के सेक्टर में अपने जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी अंजाम दे। और यही वजह है कि हम एनर्जी के लिए अपने एनर्जी के बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपने ऊर्जा की ज़रूरतों को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और इसलिए हम अपने रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं और बाहर की जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको भी लाने में अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जाते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जिनको प्रोटेक्शन मिला है इस इंटरिम ट्रेड डील में, और बीआईटी जब व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे जिसकी समय सीमा करीब मार्च के मध्य तक तय की गई है, तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में और बहुत सारी चीज़ों पर सहमति बनेगी। और जब ब्रॉडर ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच होगी तो इसका फ़ायदा अनिश्चितता में जो एक तरह से एंड टू अनसर्टेनिटी हुआ है, ये इसको एक काफ़ी पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। और बहुत सारे लोग ये जो सवाल कर रहे थे कि भारत के ऊपर इतना ज़्यादा प्यूनिटी एक्शन क्यों लिया गया है, अब उनको लगता है कि जवाब मिल गया होगा कि भारत ने किस तरह से एक बेहतर स्थिति जाहिर तौर पर अब देखने को मिलेगी, परिचय दिया। जी और बेहतर भविष्य की तरफ अब भारत जो है अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है और रफ्तार के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो भारत अमेरिका के बीच जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया गया है आंचल, और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि ना सिर्फ जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं बल्कि जो विजन है विकसित भारत का, उसकी तरफ कैसे हम और ज़्यादा गतिमान हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता। और बिल्कुल भारत ने अपने तमाम हितों को सर्वोपरि रखते हुए जिस तरह से फ्रेमवर्क में तमाम प्रतिबद्धताएं दर्शाई हैं, ये दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नए आयाम देता हुआ नजर आएगा। वक्त एक छोटे ब्रेक के उस पार आकर भी खबरों का सिलसिला डेली न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए नया सवेरा। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पीएम के मलेशिया यात्रा को लेकर। एशिया की कूटनीति में आज से एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया के लिए रवाना होंगे। पीएम राजधानी कोलालमपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके जरिए भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा देने की तैयारी है।
वहीं रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार, संस्कृति, जनसंपर्क तक, यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हर मोर्चे पर रिश्तों की गहराई बढ़ाने का अवसर है। दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और ये दौरा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की जो सक्रिय भूमिका है उसे और मजबूत करेगा। इसके साथ भारत वहाँ पर जो भारत मलेशियन CEOs हैं, उस फोरम में मलेशिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ भी वहाँ पर मुलाकात का कार्यक्रम है। दोनों देशों में लगभग $20 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है और भारतीय समुदाय से भी संवाद करने का कार्यक्रम है। वहाँ पर प्रधानमंत्री की मलेशिया की ये तीसरी अहम यात्रा है। लगभग करीबन 29 लाख भारतीय प्रवासी वहाँ पर रहते हैं, तो रेमिटेंसेस के लिहाज से भी मलेशिया एक बड़ा देश है और मलेशिया में 200 से ज़्यादा अधिक जो भारतीय कंपनियां हैं वो सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। लगभग $20 अरब का द्विपक्षीय व्यापार और इस दौरे से बहुत ऊर्जा और साथ ही साथ एक प्रगाढ़ता की उम्मीद की जा रही है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर। व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विज़िट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विज़िट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे कोलालमपुर का, जहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, कई मायनों में जो यात्रा है प्रधानमंत्री की खास होने जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों पर जो फोकस है वो नजर आएगा और जिस तरीके से प्रगति की बात कही जा रही है, कहाँ इसका जो प्रभाव है, जो असर है वो हम देख सकेंगे? मुकुल, देखिए, बीते वर्षों में देखें भारत और मलेशिया के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वो काफ़ी आगे बढ़ी है। अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा है कि सहयोग बढ़ा है। भारतीय कंपनियां यहाँ पर एक तरह से देखें उनकी मौजूदगी है, तो मलेशिया की कंपनियों की भी मौजूदगी, जो मलेशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है वो हम जानते हैं कि भारत में और तमाम कंपनियां हैं और कंपनियों के बीच जॉइंट वेंचर भी हैं। तो इस दौरे से इसमें एक बहुत प्रगति होने की उम्मीद है। खासतौर पर सेमीकंडक्टर में उम्मीद की जा रही है कि सहयोग और आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत ने बहुत मजबूती से कदम रखा है और मलेशिया, अगर आप देखें तो 3 दशक पहले ही इस सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अगुवाई करने वाला एक देश बना हुआ है। तो कैसे इसमें एक साझेदारी हो सकती है उस पर सभी की नज़र है। दूसरी बात, हम जानते हैं कि दुनिया भर की IT कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं। मलेशिया में भी बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स काम करते हैं। भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, 29 लाख के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत बड़ी आबादी है। तो निश्चित तौर पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किस तरह से बढ़े, क्योंकि जो हाल ही में फैसला हुआ था कि भारतीय जब मलेशिया आए तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाए और अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए मलेशिया का बंदा भारत जाता है तो वहाँ पर वीज़ा दिया जाए। तो ये इन सब जो पहले हुई और जो कनेक्टिविटी बढ़ी है फ्लाइट की, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आवाजाही पहले के मुकाबले बढ़ी है। भारतीय बड़ी संख्या में मलेशिया घूमने आए हैं, तो अब मलेशिया के लोग भी बड़ी संख्या में भारत घूमने जा रहे हैं। तो ये टूरिज्म जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये भी फोकस रहने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन में कैसे हम साझेदारी कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं साझेदारी का एक अहम क्षेत्र रहने वाला है। इसमें क्या कुछ और आगे साझेदारी हो सकती है, क्योंकि मलेशिया की तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो विस्तार की तरफ देख रही हैं और भारत सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत बड़े केंद्र के तौर पर उभर रहा है। हम जानते हैं कि हमारी जो प्रगति है वो हम टारगेट से भी आगे चल रहे हैं। तो इन सब नए उभरते हुए क्षेत्रों में डिजिटल इकोनॉमी हो, कैसे सहयोग हो सकता है, इसको लेकर नजर रहेगी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कुआलालंपुर, तो यहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं, तो तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरह से तैयारियां हैं, कितना जोश और उत्साह और उमंग है भारतीय समुदाय के यहाँ लोगों में, भारतीय प्रोफेशनल्स में। वहीं शैलेंद्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को किस तरह से जो ये पूरी यात्रा है उसमें
एक अहम साझेदार के तौर पर दिखाया जाएगा। और ख़ास तौर पर जब हम ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज़ के तौर पर भारत की बात करते हैं तो ये यात्रा कितनी अहम साबित होने वाली है। ये देखिए, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आसियान देशों में देखें तो मलेशिया की बहुत प्रमुख भूमिका है और हम जानते हैं कि हम एग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में मलेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। और अगर मलेशिया से होने वाला एक्सपोर्ट या फिर भारत से होने वाला एक्सपोर्ट मलेशिया को देखते हैं तो फिर ये लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग उत्पादों को हम निर्यात करते हैं यहाँ मलेशिया में, और मलेशिया से भी काफ़ी आयात होता है भारत को। तो ये आप देखेंगे कि बहुत रणनीतिक तौर पर मलेशिया हमारा अहम साझेदार देश है और बीते वर्षों में उसमें एक प्रगति दिखती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मलेशिया के जो बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भविष्य में भारत में करेंगी। FDI का भी एक बड़ा हिस्सा मलेशिया से भारत को जाता है। तो निश्चित तौर पर जब बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और हम जानते हैं कि जो डील है उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, उसको लेकर भी एक समीक्षा होनी है। और रणनीतिक साझेदारी किस तरह से आगे बढ़ाई जानी है। डिफेंस में हम जानते हैं कि भारत अब निर्यात करने लगा है, उसमें कैसे साझेदारी आगे बढ़ाई जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चर, हमने बाकी सेमीकंडक्टर की तो बात ही की ही। उस लिहाज से आप देखें, जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं तो मलेशिया बहुत प्रमुख साझेदार हो जाता है आसियान के प्रमुख देश के तौर पर। तो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें हम देखेंगे कि इस दौरान भारत की प्रमुख शीर्ष कंपनियों के CEO और मलेशिया के CEO भी आपस में, मलेशिया की कंपनियों के CEO मिलने वाले हैं। तो किन क्षेत्रों में और सहयोग हो सकता है उस पर भी बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि कई MOU पर दस्तखत होंगे जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी क्षेत्रों में ये समझौता हो सकता है, जो भारत और मलेशिया के बीच जो भविष्य में जो सहयोग के रास्ते हैं उसको और मजबूत करेगा। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है और एक नए आयाम गढ़ते हुए नजर आएगी ये मलेशियाई दौरा, जब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जब मलेशिया के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की भारत ने कड़ी निंदा की और इसमें जान माल के नुकसान पर दुख जताया। वहीं भारत ने पाकिस्तान के निराधार और निरर्थक आरोपों को खारिज करते हुए नसीहत भी दी कि पाकिस्तान को अपने सामाजिक ताने बाने से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन वो दूसरों को दोषी ठहराकर लगातार, जैसे कि पाकिस्तान की आदत है, खुद को ही भ्रमित कर रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है। सुरक्षा बल के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा की है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर में जो है बस्तर पंडू महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। कल उन्होंने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हमारे देश के दुश्मन तत्वों द्वारा पोषित आतंकी इकोसिस्टम को मोदी सरकार के समन्वित प्रयासों से लगभग समाप्त कर दिया गया। अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करवाने के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही बैठक के दौरान सुरक्षा घेरे और मजबूत करने के इनोवेटिव उपायों पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री ने कहा कि रीरेडिकलाइजेशन के प्रयासों से आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के हमारे विजन को तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए और कदम उठाने के निर्देश दिए और BSF की खुले दिल से सराहना की। और आइए अब बात करते हैं पप्पू यादव की। पटना पुलिस ने आधी रात करीब 12 बजे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई करीब 30 साल पुराने एक मामले में जमानत रद्द होने के बाद की गई।
पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह खुद पुलिस टीम के साथ सांसद के आवास पर पहुंचकर उन्होंने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से संबंधित है। एसपी के अनुसार अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होने की वजह से सांसद की गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की पूर्व सूचना या वारंट भी नहीं दिया गया। देर रात अचानक पुलिस आई और उनको गिरफ्तार किया गया और इस केस में धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगाई गई है। तो बीएनएस की धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ ही नया सवेरा में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चला, इसी दिल हो या पुलियो करे, वांगी भात हो या पोड़ी मसाला, रसम पाउडर या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। और आइए बात करते हैं मथुरा की, जहां पर मैया यशोदा के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। ब्रज की धरती पर जहां गोपियां भक्ति में गीत गाती हैं और जिन गोकुल की गलियों में आज भी कृष्ण की बाल लीलाओं की अनुभूति है, वहां फागुन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ये उत्सव मनाया जाता है। मथुरा में आज भी यमुना की लहरें कृष्ण की कथाएं सुना रही हैं। देवकी के गर्भ से जन्मे भगवान कृष्ण को कंस के कारागार से बचाने के लिए योग माया ने चमत्कार किया और कान्हा पहुंच गए नंद बाबा और मैया यशोदा के घर। कंस के अत्याचार से बचने के लिए कुलगुरु के परामर्श पर नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया और नंदीश्वर पर्वत पर बस गए।
उन्होंने अपने नाम से एक नया गांव बसाया, नंदगांव, जिसके पास ही था मैया यशोदा का मायका मेहराना। इन दोनों ही जगहों पर आज यशोदा जन्मोत्सव की धूम है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मैया यशोदा की जन्म की तिथि माना जाता है। इस खास दिन नंद भवन को रंग बिरंगे फूलों और दीपों की मालाओं से सजाया जाता है। मेहराना के यशोदा मैया मंदिर में भक्ति रस बहता है। इस उत्सव की आत्मा है मैया का वात्सल्य। मान्यता है कि यशोदा जयंती का व्रत रखने वाली महिलाएं श्री कृष्ण जैसी गुणी संतान पाती हैं। संतान सुख की कामना से भक्त मैया की पूजा करते हैं और विधि विधान से व्रत कर जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। नंद भवन के पास यशोदा कुंड एक पवित्र सरोवर है, जहां मैया प्रतिदिन कृष्ण और बलराम को स्नान कराती थीं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज भी नंदगांव की यात्रा पर आने वाले भक्त इस कुंड में डुबकी लगाते हैं और उन्हें लगता है मैया का आशीर्वाद उन्हें छू रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। आपको बता दें, आज से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अपना खिताब बचाने की शुरुआत आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उतरने के साथ करेगी। शाम 7:30 बजे से भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से होगा। भारतीय टीम विश्व कप जीतने की सबसे दमदार दावेदार है, वहीं अमेरिका उलटफेर में माहिर है। टीम इंडिया और अमेरिका के बीच सिर्फ एक T20 मुकाबला हुआ है, जहां भारत के खाते में जीत आई है। वहीं भारत ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से मात दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की। निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। अंडर-19 विश्व कप का फाइनल का ये सबसे बड़ा स्कोर। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन की खेली शानदार पारी। रिकॉर्ड तोड़ पारी में 15 चौके 15 छक्के, ये अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में सर्वोच्च निजी स्कोर। वहीं उन्होंने यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। कप्तान आयुष मात्रे ने 53 रन की पारी खेली। अभिज्ञान कुंडू ने 40 और कनिष्क चौहान ने 37 रन का योगदान दिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस महीने भारत में होने वाले AI समिट की दुनिया भर में चर्चा है। इसी सिलसिले में आपको नेटवेब टेक्नोलॉजी के संजय लोढ़ा के साथ एक खास बातचीत आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आने वाली 16 फरवरी से AI इम्पैक्ट समिट की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भारत में जो भारतीय कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं, उनमें से ही एक महत्वपूर्ण कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के CMD संजय लोढ़ा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है DD न्यूज़ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय जी उन तमाम AI इंडस्ट्री के उन दिग्गजों में से एक हैं जो बीते दिनों प्रधानमंत्री के साथ जिन्होंने बैठक भी की थी और जिस मीटिंग में AI समिट को लेकर और इंडिया में AI इकोसिस्टम को लेकर विस्तार से बात हुई थी। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आने वाली जो समिट है उसको आप किस तरीके से एक गेम चेंजर के तरीके से देखते हैं, जो कि भारत में AI के इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाने और एक बड़ा विस्तार देने में मदद करेगी? धन्यवाद समय देने के लिए। तो बेसिकली देखिए, ऐसा है कि आपको अगर बताएं, आज के दिन जो प्रधानमंत्री का भी चाहे देश का भी पूरा फोकस AI के ऊपर है, बिकॉज इस समय जो है AI एक रेगुलेटरी चेंज ला रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, हमको इसको प्रधानमंत्री का फोकस बहुत क्लियर है कि इसको कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। इंडिया देखिए 2000 के दशक में Y2K के समय में सॉफ्टवेयर के अंदर में बहुत बड़ा नाम किया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई। उसी तरह से अब ये देखिए गेम चेंजिंग मोमेंट है, इसके अंदर AI के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और बहुत तरह का काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का पूरा मोटिव है कि इंडिया को AI फैक्ट्री बनाया जाए और इस रेगुलेशन का पार्ट बने कंट्री, वो उनका मेजर ये है। तो AI इम्पैक्ट समिट जो हो रही है करेंटली,
ये इस दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है पूरी दुनिया के लिए, मतलब पूरी दुनिया की नज़र है इस समिट के ऊपर में। तो बेसिकली ये सब सारे लोगों के लिए, मतलब कि सबके लिए एक सभी तरह की टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरा, भारत का जो वजन है वो दुनिया में एआई में भारत कितना सीरियस है, इस मैसेजिंग को बहुत स्ट्रांगली जो है सो दिखाता है। जहाँ तक नेटवर्क का सवाल है, तो नेटवर्क तो देखिए 25 साल पुरानी कंपनी है। नेटवर्क का जन्म उस समय हुआ जब इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग देने से अमेरिका ने मना कर दिया था 2003 1998 पोखरण न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद। तो नेटवर्क ने शुरू से 25 साल से पूरा फोकस ही अपना हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर रखा है। तो सुपर कंप्यूटिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन रहा है। तो हम एआई के अंदर तो 2010 से काम कर रहे हैं, बिकॉज सुपर कंप्यूटिंग वालों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटिंग चाहिए। तो हमारी एनवीडिया की पार्टनरशिप तो करीब 2010 की 2011 की है। ओवरऑल अगर देखें तो करीब करीब 35% बिजनेस हमारा सुपर कंप्यूटिंग से आता है, 35% बिजनेस हमारा प्राइवेट क्लाउड से आता है। एआई से करीब 20-22% आता था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जैसे हमारा जो रिजल्ट था उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 48% बिजनेस एआई से आया। तो एआई हमारे बिजनेस में डेफिनेटली बढ़ रहा है और इसमें गवर्नमेंट का भी काफी सहयोग है, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है। जैसे एआई मिशन बोल करके, जैसे अगर आप देखेंगे एक मैसिव बहुत बड़ा एक मुहिम सरकार ने चलाई है 2 साल पहले। संजय जी, सवाल यही है कि अभी तक भारत ने एआई का इकोसिस्टम डेवलप करने में कहां तक का सफर तय किया है और अब तेजी से हम यहां से कैसे आगे बढ़ते नजर आएंगे, उस दिशा को समझने की कोशिश किया जाए तो कैसे कहेंगे इस बात को आप? देखिए, भारत बहुत ज्यादा तत्पर है, बिकॉज देखिए कारण क्या, गवर्नमेंट का अटेंशन बहुत जोर है। 2022 में एनवीडिया के चीफ जेंसन हुआंग इंडिया आए थे। उसी समय से मोदी जी का काफी ज्यादा फोकस रहा है इसके ऊपर और क्लियरली उन्होंने एआई मिशन का लॉन्च किया। एआई मिशन अपने आप में, मतलब सरकार ने आज से 3 साल पहले ही करीब उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जो कि मतलब बेसिकली जीपीयू की जो कैपेसिटी है वो सबसे महंगी कैपेसिटी है, जो कि मतलब कि किसी के लिए भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर जीपीयू की कैपेसिटी आप अगर प्रोवाइड करेंगे तब फिर क्या होता है कि जो भी आपका एआई स्टार्टअप्स है, चाहे आपका जो एआई इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करने में बहुत आसानी होती है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एआई मिशन पे कर रही है। उसी डायरेक्शन में लास्ट ईयर जीपीएआई हुआ था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल समिट था। इस बार एआई समिट हो रहा है। जी सर, महत्वपूर्ण चीज़ ये, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भी हिस्सा किया और जिस प्रकार का मिशन का आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक लोकल इश्यूज हैं उनके ग्लोबल लेवल के एआई सॉल्यूशंस की बात मौजूदा मोदी सरकार करती है। इस दिशा में अभी हम किस तरीके से आगे बढ़ते नजर आएंगे और एआई समिट में जब एक मंथन होगा तो क्या इस प्रकार के तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में एक चर्चा होकर सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ेंगे आगे? देखिए, क्या मोदी जी का सबसे बड़ा फोकस था ट्रस्टेड एआई। ठीक है, ट्रस्टेड एआई, सेफ एआई, जिससे क्या एआई का बहुत दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ट्रस्टेड एआई, सेफ एआई, इस तरह की चीजों पे था। दूसरा क्या है, ये जो एआई मिशन के अगर आप पिलर ठीक से देखोगे ना, तो कस्टमर जो बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जो फोकस है। जो एलएलएम मॉडल जो डेवलप कर रहे हैं, जो करीब 67-70 जो एलएलएम प्रोवाइडर्स को जो सरकार ने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको कि जीपीयू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिटीजन सेंट्रिक मतलब अपने जो भी सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि मतलब कि जो लोगों का जो काम है, लोगों का जो सोचने का तरीका है, जो जॉब क्रिएशन है, सारा बढ़ सके। तो बेसिकली अगर उस डायरेक्शन में देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो टोटल है पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रस्टेड एआई, इस तरह की चीजों पे ज्यादा काम हो रहा है। जी, और सर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जिस तरीके का हम पूरा एक एनवायरनमेंट देख रहे हैं इस समिट के बाद में, आपको लगता है कि एक बड़ा बूस्ट मिलता नजर आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को एक भरोसा विश्वास भी पैदा होगा, दुनिया को भी नजर आएगा कि हाँ, भारत में स्टेबिलिटी के साथ में इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वो एक क्या क्वांटम जंप लेते हुए इस समिट के बाद हम देख रहे हैं? पूरी दुनिया देख रही है इस समय में इंडिया की तरफ कि इंडिया एआई में अपना फुटप्रिंट कैसे बना रहा है। देखिए, सॉफ्टवेयर में हम लोग 2000 के दशक में अगर देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में हम लीडर बन गए थे। आज के दिन दुनिया की कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी बिना इंडिया के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसी तरीके से सरकार का जो टोटल ऑब्जेक्टिव यही है कि एआई के अंदर भी इंडिया अपनी फुटप्रिंट उसी तरीके से बनाए। जी बिल्कुल सर, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर जिस तरीके से भारत लगातार प्रयास कर रहा है, आपको लगता है कि जैसे बड़े ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज़ के तौर पर भारत लगातार काम करता रहा है, तो क्या भारत का जो स्वदेशी एआई मॉडल होगा, क्या ग्लोबल वर्ल्ड को, ग्लोबल दुनिया को, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों को मददगार साबित होगा एक कॉम्पिटिटिव मॉडल देकर इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर? देखिए, आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोवरेन की। अगर आप देखोगे सोवरेन की बात हो रही है, जो कि बेसिकली अगर एआई के ऊपर भी एआई समिट भी देखोगे आप, चाहे इंडिया एआई मिशन भी देखोगे, उसका मेन मुहिम जो है
वो है कि प्राइमरीली सोवरेन एआई। सोवरेन एआई में सबसे पहले शुरू होता है हार्डवेयर से, जो बेसिकली अगर आपको बताने में मेरे को गर्व हो रहा है कि इंडिया के अंदर में जो बेसिकली लेटेस्ट हार्डवेयर है, जो एनवीडिया के ब्लैकबेल चिपसेट है, जो ब्लैकबेल B200 और B300 उसके और GB200 GB300 उसके ऊपर भी सर्वर्स जो इंडिया में ही डिजाइन हो रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई एंड है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क टेक्नोलॉजीज अपनी तरफ से कर रही है, लगातार कर रही है। और कि हम अगर देखा जाए तो भारत जो है सो एआई हार्डवेयर के डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में करीब जो अगर देखें तो दुनिया की टॉप देशों के साथ है। तो इसके चारों पांचों लेयर के अंदर सोवरेन होना बहुत जरूरी है। देश का डेटा देश में रहे, देश में मशीनें बने, देश के LLM मॉडल हो, तब इंडिया का स्ट्रेंथ बनता है। तो उसी डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग काम हो रहा है। और मैं श्योर हूं कि बेसिकली एआई समिट एक स्टेटमेंट है दुनिया के लिए कि इंडिया एआई के अंदर अपनी पहचान बहुत स्ट्रांगली पेश करना चाहता है। जी, प्रधानमंत्री मोदी से आप तमाम इंडस्ट्री लीडर्स की जो मुलाकात हुई थी, क्या एक बड़ा मंत्र निकल के आया था इस समिट के लिए और यहां से अब आगे बढ़ने को लेकर? देखिए, मोदी जी का बहुत क्लियर था, सोवरेन के ऊपर बहुत जोर फोकस था कि देश के अंदर, स्वदेशी के अंदर सब कुछ डेवलप हो, पूरी हार्डवेयर डिजाइन यहाँ पे हो, पूरा का पूरा सर्विस इकोसिस्टम हो। तीसरा उनका जो बहुत बड़ा फोकस था कि कुरिकुलम जो है सो मतलब जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उनको मतलब सही तरीके से एजुकेशन दिया जाए एआई के अंदर, जिससे रेलेवेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाए, जिससे क्या होगा कि बेसिकली हमारे जो वर्कफोर्स निकल के आएगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और ट्रेंड होगी। तो इंडस्ट्री को बोला कि आप हमारे को हेल्प करो कुरिकुलम डिफाइन करने में, जिससे कि रेलेवेंट कुरिकुलम बने। दूसरा था उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका एक तो सोवरेन था, दूसरा उनका कुरिकुलम था, तीसरा उनका था बहुत इंपॉर्टेंट उनका था कि ट्रस्टवर्दी एआई, जो भी एआई के अंदर हो रहा है एआई के अंदर ट्रस्टवर्दी काम हो। तीसरा मतलब कि बेसिकली उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑन इंडिया शुड बिकम द सर्विस डिलीवरी सेंटर फॉर द वर्ल्ड फॉर द एआई एक्चुअली। ये 3-4 चीजों पे फोकस था। गवर्नमेंट पूरी तरह से तत्पर थी कि हम हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए टोटली वचनबद्ध होना पड़ेगा कि आप देश के साथ खड़े हो और हमारे जो एआई समिट है इसके अंदर इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन करो, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का। इंडिया पिछड़े नहीं, इंडिया बिल्कुल आगे रहे। बिल्कुल। एक सर आखिरी सवाल, थोड़ा वक्त खत्म हो रहा है, कि भारत का क्या मॉडल जो कुछ इस प्रकार का होगा जो सिर्फ दुनिया की टेक्नोलॉजी से कम्पीट नहीं करेगा बल्कि ट्रस्टेड तरीके से, विश्वास के साथ, एथिक्स के साथ में होगा, ताकि दुनिया भरोसा कर सके कि साहब इस मॉडल के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? इंडिया ऐसा नहीं है कि दुनिया LLM बनाएगी इंडिया फॉलो करेगा। इंडिया खुद अपने LLMs बना रही है और ट्रस्टेड एआई के ऊपर तो बहुत मेजर फोकस है। तो इंडिया देखिए जो लेटेस्ट हार्डवेयर है उसको खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करेगी। इंडिया अपने जीपीयूज, अपने सीपीयूज बनाने के बारे में भी सोच रही है, जो कि प्रधानमंत्री का बहुत मेजर उसके ऊपर फोकस है कि कंट्री अपने जीपीयूज और सीपीयूज भी बनाए, जिससे पूरा सोवरेन हो कंट्री के अंदर। और इंडिया मतलब कि अपनी पहचान एआई के अंदर अपने आप को लीडर बिल्कुल अच्छी तरीके से घोषित कर सके। बिल्कुल। तो जिस तरीके से भारत एआई की दुनिया में वैश्विक मंच पे अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, आप तमाम इंडस्ट्री लीडर्स का बड़ा उसमें योगदान है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, तमाम विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। तो फिलहाल के लिए नया सवेरा में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।